जी अब बताएं, अब आवाज़ आ रही है आपको? चलें, गुड हो गया अगर आवाज़ आ गई है तो। हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों को मैं ज़रा अब वो जो एनसीपी वाला काम था वो हम आज कंप्लीट करेंगे, राइट? हम एनसीपी वाला काम कंप्लीट करेंगे आज। ये हाउ हम किस तरह से एक पूरी की पूरी एनसीपी बना के देखेंगे कि एनसीपी कैसे बनाई जाती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरह से हमने उसको लेके चलना है। सही है जी। तो आप लोग सबसे पहले मुझे ना कमेंट्स के अंदर ये बताएं कि नर्सिंग केयर प्लान के 5 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जल्दी से। जी, आपने मुझे ये बताना है कि व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ एनसीपी। अब हम एनसीपी पढ़ने जा रहे हैं, हम एक पूरी की पूरी एनसीपी बना के देखेंगे। मुझे आपने ये बताना है कि व्हाट आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ एनसीपी। ठीक है जी। ठीक है, वेरी वेरी गुड, बिल्कुल। बताते जाएँ जल्दी जल्दी। अच्छा जी, हमने एक फॉर्मेट मैंने बना दिया है कि एनसीपी का फॉर्मेट किस तरह का दिखता है। नज़र आ रहा है आपको फॉर्मेट? जी, एनसीपी। आई होप अब आवाज़ जो है वो क्लियर है और आप लोग इसे प्रॉपर्ली सुन पा रहे हैं मुझे। तो आज अगर आप लोगों को पिछले दिनों में अगर कुछ समझ नहीं आया था एनसीपी के हवाले से, तो मैं आज आप लोगों को उसके बारे में जो है वो डिटेल में जो है वो बता दूंगा। और आप लोगों ने बिल्कुल साथ साथ चलना है। हम एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे आज एनसीपी बनाने के हवाले से, राइट? बैकग्राउंड नॉइस है, मेरा ख्याल है मेरे ऊपर फ़ैन चल रहा है इसलिए बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। मैं ज़रा साइड पे हो जाता हूँ। जी अब बताएं बैकग्राउंड नॉइस है? जी, बैकग्राउंड नॉइस है। मैं अब ज़रा साइड पे हो गया हूँ फ़ैन से। क्लियर हो गई? चलें, गुड हो गया। तो आप लोगों ने मुझे 5 कंपोनेंट्स बताए किसके, एनसीपी के। सबसे पहला कंपोनेंट हमारा होता है जी असेसमेंट, राइट? दूसरा कंपोनेंट जो है हमारा वो होता है
and diagnosis. Our third component is planning goals. Our fourth component is implementation and our fifth component is एडपाई के मुताबिक। ठीक है जी, यहाँ तक आपको नज़र आ रहा है एनसीपी का? जी आप देख सकते हैं एनसीपी। हाँ जी, एनसीपी को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक मेन चीज़ जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। जी तो कोई जगह देख के यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया बताना कि पेशेंट की थोड़ी आइडेंटिफिकेशन वगैरह, पेशेंट का डाटा लिखना होता है। जी आवाज़ चली गई है फिर से या आ रही है आवाज़, बताएं जी, आवाज़ का बताएं, आवाज़ आ रही है या चली गई है? जी आवाज़ आ रही है या चली गई है? आवाज़ नहीं है जी, आवाज़ है जी, आवाज़ जी, आवाज़ अच्छा जी, ठीक है, गुड हो गया। सो पेशेंट का डाटा लिखना भूल गए थे हम यहाँ पे, तो पेशेंट का हम ज़रा डाटा जो है वो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, सो पेशेंट के डाटे के अंदर हमने सबसे पहले पेशेंट का एमआर नंबर एक साइड पे लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर पेशेंट की डायग्नोसिस, मेडिकल डायग्नोसिस जो है पेशेंट की डेफिनेटली वो लिखने जा रहे हैं एक जगह पे। ठीक है जी, पेशेंट की डायग्नोसिस मैंने एक जगह पे लिख दी यहाँ पर, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा थोड़ा ओवरलैप हो रहा है। और पेशेंट की एज कहीं पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट की एज लिख दी मैंने। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ये एनसीपी बनाने से ऊपर पेपर के कॉर्नर में ना ये चीज़ें लिख लेनी है, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन वगैरह। ठीक है, समझ रहे हैं? यहाँ पर पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन वगैरह लिख लेनी है आप लोगों ने, राइट? समझ आ गई? जी, तो पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन वगैरह लिख लेनी है, समझ आ गई है? चलें, गुड हो गया। अब हम सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ सिनेरियो एक शेयर करता हूँ, बाद में मैं उसको अरेज कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो सिनेरियो, बल्कि आप लोग सुन लें सिनेरियो क्या है। हाँ जी, सिनेरियो मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ। उस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फिर हेल्प आउट करना है मुझे नर्सिंग ये बनाने में, जो हमारा नर्सिंग केयर प्लान है। तो सिनेरियो जनाब ये है कि एक पेशेंट आता है हमारे पास, और वो जो पेशेंट है उसको पेन हो रही है बहुत ज़्यादा, किडनी के अंदर उसके जो है स्टोन है, और उस स्टोन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, राइट? जी, सिनेरियो समझ आ गया कि एक पेशेंट है, किडनी में स्टोन है, ठीक है, और उस स्टोन की वजह से उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। गॉट द सिनेरियो? जी, सिनेरियो समझ आ गया तो बताएं, आगे चलते हैं। चलें, गुड। तो अब हमने पेशेंट की असेसमेंट स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले तो असेसमेंट में हमें पता चल गया कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है। तो असेसमेंट के अंदर मैं सबसे पहले लिखूंगा हमारा सब्जेक्टिव डाटा। अच्छा जी, ये किडनी वाले पेशेंट आपको क्या बताता है? आप सब लोग भी ज़ाहिर है ड्यूटीज़ करते रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आपका रीनल कॉलिक के पेशेंट से पाला पड़ा होगा।
जब आप उससे पूछते हैं कि हाँ जी क्या हुआ है, तो वो क्या बताता है, किस तरह की पेन है, किस जगह पे पेन है। वेरी गुड क्वेश्चन मरियम। राइट किडनी में पेन है भाई, राइट किडनी में पेन कर लेते हैं उसे, ठीक है। डाटा कंप्लीट हो गया ना। हाँ जी, तो राइट किडनी में पेन है। तो अब मुझे बताएं सब्जेक्टिव डाटा में हमने क्या लिखना चाहिए। जी क्लास, पेशेंट क्या बता सकता है सब्जेक्टिव डाटा में हमें। अच्छा जी, पेशेंट हमें बताएगा देयर इज सीवियर, हम लिखेंगे पेशेंट स्टेटेड, सुनते जाइएगा, दैट आई हैव सीवियर पेन एट राइट साइड अच्छा जी, यहाँ पर आप लोग मेडिकल जॉर्गन्स नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप पेशेंट के वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या मतलब है फिर, पेशेंट को नहीं पता कि इलियक फोसा क्या होता है भाई, पेशेंट को क्या पता इलियक फोसा क्या होता है। हाँ, तो पेशेंट को नहीं पता कि क्या है, तो पेशेंट आपको बताएगा राइट साइड किडनी प्लेस पे, राइट साइड किडनी प्लेस पे पेन हो रही है मुझे। जी, तो पेशेंट आपको बताएगा कि राइट साइड पे किडनी वाले प्लेस पे मुझे पेन हो रही है जी, ठीक है। ये लाइन लग गई है एक, ज़रा मैं इसको रिमूव कर लूँ। अच्छा जी, खदीजा पूछ रही है नोजिया, वॉमिटिंग, बर्निंग, मिक्चुरेशन। तो खदीजा, द थिंग इज़ दैट ये सब एक तो सब्जेक्टिव डाटा में नहीं आएगा, और दूसरी बात ये है कि इसके लिए अलहदा से एक नर्सिंग डायग्नोज बनेगी नोजिया वॉमिटिंग को एड्रेस करने के लिए। डेफिनेटली हमारी प्रियोरिटी नर्सिंग डायग्नोज जो है वो पेन के हवाले से बनेगी, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा है उसको। हाँ, तो सबसे पहली चीज़, हम वहाँ पर वो यूज़ नहीं करेंगे, मेडिकल जॉर्गन्स नहीं यूज़ करेंगे, हम नहीं कहेंगे कि उसको इलियक फोसा में पेन थी। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि हम पेशेंट के बिल्कुल वर्बलाइज जो उसने की हैं चीज़ें हमने वो लिखनी है यहाँ पे। यार ये मिट कैसे गया, मैंने अभी लिखा था यहाँ पे सारा। ठीक है जी, ये आ गया आपके सामने, अब आ गया वो, मेरा ख्याल मिट गया मेरे से, वो प्रॉपर्ली सेव नहीं हुआ। हाँ जी, अब नज़र आ गया आपको सब्जेक्टिव डाटा में मैंने जो लिखा है। जी क्लास, सब्जेक्टिव डाटा में जो लिखा है नज़र आ गया आपको। हाँ जी, सो ये मैंने जो है सब्जेक्टिव डाटा लिख दिया। अब हम ऑब्जेक्टिव डाटा की तरफ आते हैं, और वही हम ऑब्जेक्टिव डाटा को अपने वाइटल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सही है ना, वाइटल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे पेशेंट की टेम्परेचर। सही है जी, तो टेम्परेचर पेशेंट का मेरे पास नॉर्मल है 98 एफ, ठीक है। उसके बाद पल्स, हार्ट रेट, ये मेरे पास है जी, हार्ट रेट मेरे पास है कितना,
110। उसके बाद मैंने पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट देखा तो वो है जी 20। और इसी तरह मैंने पेशेंट का बीपी चेक किया, वो कितना था 130/90। ठीक है जी। तो ये हो गए जी मेरे वाइटल साइंस जो कि मैंने अपने पेशेंट के कराए हैं। इसके अलावा हो सकता है आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया हो पेशेंट का, तो यूएसजी शोज स्टोन इन राइट किडनी। ठीक है, तो ये भी मैं लिख दूंगा, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया पेशेंट का, वो भी मेरा ऑब्जेक्टिव डेटा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि स्टोन है जी किडनी के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हमने पेन असेसमेंट की। सो पेन स्केल शोज पेन ऑफ 8/10। तो किडनी की जो पेन है ये बड़ी सीवियर होती है। तो इसको आप मॉडरेट नहीं कर सकते क्योंकि हमने सीवियर पेन कहा है, तो डेफिनेटली पेशेंट हमें बताएगा कि वो 8 या 9 ग्रेड के ऊपर उसकी पेन थी। समझ आ रही है यहाँ तक? जी समझ आ रही है आप लोगों को? जी क्लास बताइए, यहाँ तक समझ आई है? आगे चलूँ? हाँ जी, चलें आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव कोल्डेरा। हाँ, नेक्स्ट हम ज़रा कोल्डेरा की तरफ चलते हैं। चलना चाहिए ना कोल्डेरा की तरफ कि नहीं चलना चाहिए? पेन है तो कोल्डेरा चलेगा। कोल्डेरा। सो कोल्डेरा लिख दिया मैंने। और कोल्डेरा में सी किस तरह का पेन होगा? उमेरा कह रही है पेन में टेम्परेचर रेज होता है, बट नॉट नेसेसरीली ना, लाजमी नहीं है कि टेम्परेचर रेज हो भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन लाजमी नहीं है ना। तो हमने तो एक्चुअल पेशेंट का डाटा लेना है, ये तो मैं आपको एक फर्जी सा बताता जा रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ जी, तो कोल्डेरा में सी से क्या होता है? करेक्टर ऑफ पेन होता है। तो पेन का करेक्टर कैसा होगा? ये कॉलिक की पेन होती है। ठीक है जी, ये कॉलिक की पेन होती है। यार पेन स्केल देखो, अगर बच्चा है तो फेस वाला पेन स्केल यूज़ करोगे, नहीं तो वही वाला पेन स्केल आप इस्तेमाल कर लेते हो, वो जो आपका एनालॉग पेन स्केल होता है, पेन रेटिंग स्केल होता है 1 से 10 वाला। ठीक है जी। तो कोल्डेरा में सबसे पहली जो है हम कहेंगे इसे डल पेन भी हो सकती है या फिर कॉल की पेन भी हो सकती है। ये कॉल की के ज़रा स्पेलिंग देख लेना यार, मेरा ख्याल है मैंने गलत स्पेलिंग लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनसेट कब हुआ वो आपको बताएगा जी, 1 डे से पेन है या 1 आवर से पेन है। उसके बाद लोकेशन राइट इलियक फोसा, राइट इलियक रीजन। ठीक है जी, ड्यूरेशन कितनी है? 1 आवर से पेन हो रही है जी। ड्यूरेशन भी हमने बता दी। नज़र आ जाता है अभी ना, अभी मैं लिख लूँ फिर नज़र आ जाता है, अभी सुनते जाओ। 1 आवर। उसके बाद रेडिएट कर रही है, तो मोस्टली ये स्कैपुला की तरफ, सॉरी राइट आर्म की तरफ या लेफ्ट आर्म की तरफ रेडिएट करती है या आगे की तरफ रेडिएट करती है। बोर्ड पे लिखा जाएगा यार, ठहर, जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, जब मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा फिर आएगा आपके पास। जी, तो कहाँ पे रेडिएट करती है किडनी की पेन, बताएगा कोई? जी कहाँ रेडिएट करती है? ठीक है जी, बैक और फ्रंट। अच्छा जी, एक्सेसरबेटिंग फैक्टर रह गए हमारे के, किन चीज़ों से इंक्रीज होती है? तो हम कहेंगे कि पेशेंट को यूरिन पास करने से रिलीव होती है, और अगर यूरिन नहीं आता तो ये इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हमने जनाब अब आपके सामने शो हो गया होगा, देखें हो गया है शो, राइट?
जी शो हो गया आपके पास? ठीक है जी, आई होप आप लोगों के पास अब शो हो गया होगा। जी शो हो गया है ना? ठीक है जी, तो ये आपका असेसमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। मैंने एक सिनेरियो बताया आपको, उसकी हमने असेसमेंट की। अब असेसमेंट के बाद नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है, क्योंकि पेन है पेशेंट को। तो अब आप लोग ट्राई करें क्या नर्सिंग डायग्नोज बनेगी। पूरी PES फॉर्मेट फॉलो करते हुए पूरी नर्सिंग डायग्नोज आपने बना के देनी है मुझे। सो हरी अप, आप लोग बनाएं, मैं देखता हूँ कि आप लोग कैसी नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं, फिर मैं उसमें करेक्शंस कर दूंगा। लिखना शुरू करें जी नर्सिंग डायग्नोज, फिर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। हाँ जी, तो बना के सेंड करना शुरू करें। मैंने अपनी वाली तो लिख ली है, तो आप लोग सेंड करना शुरू, फिर आप लोगों ने उसको मेरे वाली नर्सिंग डायग्नोज पेयर करना है। पहला पार्ट आप नांडा से लेंगे, दूसरा आपका ई होगा इटियोलॉजी के पेन की वजह क्या बनी, और तीसरा आपका एविडेंस्ड बाय होगा कि हाँ जी आपको कैसे पता चला कि पेन है। तो हरी आप बनाना शुरू करें। ठीक है जी मरियम, स्वीयर पेन, तो स्वीयर पेन इज नॉट, हाउ आर यू, ठीक है। अच्छा जी, स्वीयर पेन इज नॉट अ नर्सिंग डायग्नोज, आप एक्यूट पेन कहते हैं इसे, हाँ एक्यूट पेन कहते हैं, स्वीयर पेन नहीं कहते हैं। क्लास, acute pain is a nursing diagnosis, सही। तो severe pain is not a nursing diagnosis, right? So related to stone in the right kidney as evidenced by ultrasonography, नहीं जी, पेन आपको अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर स्टोन नजर आता है, पेन तो नजर नहीं ना आती। और लाजमी नहीं है कि किसी को स्टोन हो तो उसको पेन भी हो ना। तो मरियम ने लिखा है सीवियर पेन, इसको एक्यूट पेन कर लो रिलेटेड टू किडनी डिजीज को ज़रा स्पेसिफाई कर लो कि स्टोन ऑफ किडनी है, एविडेंस्ड बाय यूएसजी शो स्टोन, यूएसजी शो स्टोन को निकाल दो। ये बहुत है, पेन स्केल के ऊपर पेन 8/10 है, ठीक है। तो ये आपका नर्सिंग डायग्नोसिस बन जाएगा। आई होप आप लोग सुन रहे होगे विदाउट एनी इंटरप्शन, हमारा लेक्चर चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मौसम बड़ा अच्छा हुआ है भाई, पकौड़ों वाला। तुम लोगों को पढ़ा रहा होता हूँ, ऐसा मौसम आ जाए तो मुझे पकौड़े याद आ जाते हैं यार, जो कि हमने खाए नहीं गए। हाँ जी, फातिमा कहती हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू किडनी स्टोन एज एविडेंस बाय पेन स्केल 8 to 10, ठीक है जी। पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन इन किडनी, देखो भाई इन्फेक्शन तो हुई नहीं अभी तक किडनी में, अभी तो स्टोन है। इन्फेक्शन वाले तो अलामात अभी हमें नहीं मिली हैं। एविडेंस बाय पेन स्केल 8, सही है जी। खदीजा कहती हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू प्रेजेंस ऑफ स्टोन एट राइट किडनी एज मैनिफेस्टेड बाय, अच्छा जी एज मैनिफेस्टेड बाय नहीं, एज एविडेंस्ड बाय फेशियल ग्रीमेंस एज एविडेंस्ड बाय स्लीप डिस्टर्बेंस, नहीं जी स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं लाओ इसके अंदर। सर आपकी तरफ भी रहती है, अच्छा जी मेरी तरफ भी रहती है, हम खिला देंगे भाई। सुमैया शाहिद कहते हैं पेन रिलेटेड टू किडनी डिजीज एज एविडेंस्ड बाय पेन स्केल 8/10, फेयर इनफ। किडनी डिजीज की जगह आप प्रेजेंस ऑफ स्टोन इन किडनी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। एक्यूट पेन एज एविडेंस बाय अल्ट्रासोनोग्राफी, जी अल्ट्रासोनोग्राफी आपको पेन नहीं बताती, सो आप रिलेट एज एविडेंस बाय अल्ट्रासोनोग्राफ नहीं करोगे। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने नर्सिंग डायग्नोज बनाई है, और इस बाकी लोग अपनी नर्सिंग डायग्नोसिस को इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, बाज़ होती हैं क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स, वो भी हमने बाज़ औक़ात लगानी पड़ती हैं। तो इसकी क्वालिफाइंग स्टेटमेंट जो मेरे पास है वो है, जो पूरी नैंडा के अंदर जो नर्सिंग डायग्नोज दी जाती है वो होती है अल्ट्रेशन इन कंफर्ट दैट इज़ पेन।
हाँ जी, हीरा जुल्फ़िकार, हमारे पास स्कैन होगा जिसको देख के हम स्टोन कह रहे हैं, लेकिन बात ये है हर स्टोन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर पेन भी हो। बहुत सारे स्टोन वाले पेशेंट जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, कभी कभार उनको पेन होती है, लेकिन हमारे पास क्योंकि एक्यूट पेन है तो हमें जो पेशेंट ने पेन के बारे में बताया है, पेशेंट ने जो पेन वर्बलाइज की है, बोला है पेशेंट, वो आपके पास सबसे बड़ी एविडेंस है, तो उसको आप एविडेंस में लगाएंगे कि एविडेंस्ड बाय पेशेंट्स वर्बलाइजेशन, पेशेंट ने जो आपको बताया है दैट इज द एविडेंस, राइट। जी समझ रहे हैं। चलें अब अपनी अपनी नर्सिंग डायग्नोस को ज़रा कंपेयर कर लीजिए मेरी वाली से, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। टाइम ज़रा शॉर्ट है और हमें आगे अभी 3 और चीज़ें जो है ना कंप्लीट करनी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक लेक्चर के अंदर ही हम सारे का सारा जो एक एनसीपी पूरे की पूरी जो है वो कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोगों को एक बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आपके पास ये लेक्चर रेफरेंस के तौर पे हो, आप इसको यूट्यूब पे जाके जब आपको ना समझ आए तो आप इसको देख भी सकें। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक लेक्चर के अंदर ही आपको ये पूरी की पूरी एक एनसीपी कवर करवाऊँ, राइट। जी यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को? जी यहाँ तक समझ आ गई है। चलें अब हम प्लानिंग की तरफ करते हैं। तो प्लानिंग में सबसे पहले हमें पता है कि हमने क्या बनाने हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाने हैं, और उसके बाद हम इंटरमीडिएट टर्म गोल बनाते हैं, उसके बाद हम बनाते हैं जी लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है जी, अब आप लोगों का जो है ना काम शुरू होता है यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल बनाने पे, कि आप लोग शॉर्ट टर्म गोल क्या बनाएंगे, राइट। हाँ जी, तो जिस तरह से आप मुझे नर्सिंग डायग्नोसिस बना के दी और उसमें से मैंने आपको करेक्शंस की, उसी तरह से अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुझे शॉर्ट टर्म गोल बना के देना है कि क्या मतलब शॉर्ट टर्म गोल आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये जब शॉर्ट टर्म गोल बनाएंगे आप, तो आपने उसे प्लीज़ ज़रा ये माइंड में रखना है, आंसर उसके अंदर होने चाहिए गोल के अंदर, और दूसरा गोल जो होता है वो हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर होता है। जी शॉर्ट टर्म गोल हैं खदीजा, इंटरवेंशंस के अंदर नॉन फार्माकोलॉजिकल आ सकते हैं, इंटरवेंशंस आर डिफरेंट, और गोल्स जो हैं वो डेफिनेटली हम पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सेट करते हैं। जी तो हीरा कहती हैं पेन विल बी सेटल्ड आफ्टर 3 आवर्स, सना कहती हैं पेन विल बी सेटल्ड आफ्टर 2 आवर्स, उसके बाद पेशेंट विल फ्री ऑफ पेन एट द एंड ऑफ माई शिफ्ट। ठीक है, बनाएं बनाएं बनाएं, फिर मैं बनाता हूँ उसके साथ अपना कंपेयर कीजिएगा। एट द एंड ऑफ माई शिफ्ट पेशेंट्स पेन विल रिड्यूस फ्रॉम 8/10 to 4/10 पेन स्केल। सुमैया वेरी गुड। जी सुमैया आपने बहुत ज़बरदस्त बनाया है गोल, इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स हैं। देखें ज़रा, आप अगर कहेंगे कि पेन जो है वो ठीक हो जाएगी तो कितनी ठीक हो जाएगी, हाँ सेटल हो जाएगी, तो सेटल होने का क्या मतलब है। तो सुमैया ने जो है स्मार्ट किस्म का गोल बनाया है कि एट द एंड ऑफ नाइट शिफ्ट पेशेंट्स पेन विल रिड्यूस फ्रॉम 8/10 के पेन स्केल से 4/10 पे चली जाएगी। अच्छा सुमैया, इसको हम थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, आप इसको 2/10 कर लो ना, बहुत माइल्ड पेन हो जानी चाहिए। पेन बहुत बेहतर हो जानी चाहिए ना आपकी शिफ्ट के एंड होने तक। सो मैं सुमैया वाला ही गोल कॉपी करता हूँ और ये आपके सामने रख देता हूँ, और आप लोगों ने अपने गोल्स इसके साथ कंपेयर कर लेने हैं। ठीक है, तो ये सुमैया वाला शॉर्ट टर्म गोल जो है मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। वेरी गुड सुमैया। At the end of my shift patient's pain will reduce from 8/10 to 2/10 on pain scale। तो इसके साथ आप अपने गोल को कंपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेस्ट शॉर्ट टर्म गोल दैट आई हैव मेड। जी अब आप लोगों ने इंटरमीडिएट टर्म गोल्स बनाने हैं, तो बनाना शुरू करें इंटरमीडिएट टर्म गोल्स, और फिर हम आगे चलते हैं जी। वेरी गुड, आप लोगों को समझ आ रही है आई होप। जी अब इंटरमीडिएट टर्म गोल्स बनाएंगे आप लोग। जी क्लास, नाउ वी विल मेक इंटरमीडिएट टर्म गोल्स।
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। जी, एट द एंड ऑफ माई शेफ पेन विल बी रिजॉल्व फ्रॉम सीवियर टू मॉडरेट। नहीं, अक्सा ने बनाया है, लेकिन अक्सा इसके अंदर जो है ना वो आप स्पेसिफिसिटी थोड़ी सी मिसिंग है। अच्छा जी, अब आप इंटरमीडिएट टर्म गोल जो बनाओगे उसके अंदर कहोगे बाय द एंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट विल बी पेन फ्री। ठीक है, सो बाय द एंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट विल बी पेन फ्री, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी सुमैया शाहिद, पेशेंट विल बी पेन फ्री ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, आप इसको एंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन कर लो। ठीक है, बाकी आपका ठीक है। हाँ जी, खदीजा ने एक बहुत कॉम्प्रीहेंसिव किस्म का जो है वो गोल बनाया है, दैट्स वेरी गुड खदीजा। लॉन्ग टर्म गोल बनाया जी। ठीक है जी, तो लॉन्ग टर्म गोल मैं खदीजा वाला कॉपी करता हूँ, खदीजा ने बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म गोल बनाया जी। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने लॉन्ग टर्म गोल लिख दिया। तो आप अब देख सकते हो शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और इंटरमीडिएट टर्म गोल्स हमने बना दिए हैं। राइट जी, अब हम फर्दर थोड़ा सा आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और इंटरमीडिएट गोल्स के बाद हाँ जी, अच्छा विल नॉट हैव नहीं होगा, हमें अपनी जो वर्डिंग है उसको भी थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रखना होता है क्लास। ठीक है जी, तो हमें अपनी थोड़ी सी जो वर्डिंग है उसको भी थोड़ा सा अप्रोप्रिएट रख के चलना होता है। सो आप देख सकते हैं ये मैंने जो वर्डिंग लिखी है इसके साथ हम अपनी अपने कंपेयर कीजिएगा। जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो है कह सकते हैं कि जो लिखने का है और एनसीपी बनाने के जो स्किल्स हैं वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि एनसीपी बनाना भी एक स्किल ही है। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं जी, हम अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट अब हमने बनानी है जी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, यहाँ पे इंटरवेंशंस करनी है। तो इंटरवेंशंस में हमें पता है किस किस तरह की इंटरवेंशंस होती हैं, तीन तरह की कौन कौन सी इंटरवेंशंस होती हैं, वो तीनों तरह की इंटरवेंशंस लिखनी है। सो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि कौन कौन सी इंटरवेंशंस हैं तीन। हरियप हरियप हरियप, कितनी तीन इंटरवेंशंस कौन कौन सी है? जी क्लास, कौन कौन सी तीन टाइप की नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं, जल्दी से बताएं। डियर क्लास, हरी अप, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, कोलैबोरेटिव, वेरी गुड। तो मैंने वही आपके सामने लिख भी दी शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन आपने जब लिखनी है वो लॉन्ग पूरी की पूरी लिखनी है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ी सी छोड़ी थोड़ी है, जिसकी वजह से मैं इसको कंप्लीट नहीं लिख पा रहा हूँ। आपने जब अपनी एनसीपी वगैरह बनानी है उसके अंदर आपने सारा कुछ कंप्लीट कंप्लीट जो है ना वो लिखना है। राइट, अच्छा जी, सो इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है सबसे पहले, उसके बाद डिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन हैं और उसके बाद कोलैबोरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन हैं। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आई होप आप लोगों को यहाँ पर नज़र भी आ रही होंगी। अब आपने पॉइंट्स बना बना के यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन लिखनी है। सबसे पहले इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन हैं, वो काम जो हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। नंबर 1, डीप ब्रीदिंग, पेशेंट को कह सकते हैं डीप ब्रीदिंग करे। और क्या क्या इसके अंदर और क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशंस कर सकते हैं? हरी अप क्लास,
पेन में आप लोगों को इसीलिए पढ़ाई थी ताकि हम पेन के ऊपर एक डिटेल में एनसीपी बड़े आराम से बना सकें। सो अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि कौन कौन सी इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, या जुबैदा आपा के कौन कौन से टोटके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिफाई करता चलूँ कि जब बहुत सीवियर पेन होती है तो वो हमारी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन जस्ट टू आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन लिखूंगा। सही है। जब आपके पास सीवियर पेन होती है तो फिर डेफिनेटली आपको इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन को पहले लेकर आना पड़ता है, उनकी तरफ जाना पड़ता है डायरेक्टली, कोई मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती है। अदरवाइज पेशेंट को अगर आप कहेंगे डीप ब्रीदिंग करो तो डेफिनेटली पेशेंट डीप ब्रीदिंग जो है वो, या उसको कहेंगे बुक रीडिंग कर लो, म्यूजिक सुन लो, बहुत नहीं होगा। किडनी की पेन बहुत सीवियर होती है, राइट। सो पेन जो है डेफिनेटली, इतनी जो सीवियर पेन है वो डेफिनेटली इतनी वो नहीं होगी इसके लिए कि हम ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, म्यूजिक और गाइडेड इमेजिनरी वगैरह करवा सकें। सना ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंटरवेंशन बताई है, वो है जी पोस्चर। कंफर्टेबल पोस्चर कर दें जी। तो एक पोस्चर होता है पेशेंट, हर पेशेंट के लिए वो डिफरेंट हो सकता है, जिसमें किडनी की पेन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। आपने किडनी की पेन के पेशेंट को देखा होगा, वो बड़ी ऑड किस्म की पोजीशंस के अंदर जो है ना वो लेटे होते हैं। ठीक है जी, तो वो इसलिए लेटे होते हैं ताकि उनकी पेन इस तरह से रिलीव होती है। सो आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर करोगे, पोजीशनिंग करोगे उनकी। और जी, और कोई बताएगा नर्सिंग इंटरवेंशन? जी, और इंडिपेंडेंट नर्सिंग इंटरवेंशन चलें, लिख देते हैं यहाँ पे गाइडेड इमेजिनरी। ठीक है, डीप ब्रीदिंग और पोस्चर मैंने लिख दिया, गाइडेड इमेजिनरी लिख दी, और उसके बाद भाई किडनी पेन में मसाज नहीं किया जा सकता, राइट। हम मसाज नहीं कर सकते किडनी पेन के अंदर, तो थोड़ा सा हमें रेलेवेंट रह के चलना है। चलें, हम यही जो है ना 3 नर्सिंग इंटरवेंशंस को लेके चलते हैं। फिजियोथेरेपी प्रोवाइड काम एनवायरनमेंट, वेरी गुड। तो मुसरत ने बताया हमें प्रोवाइड काम एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भी लिख दिया। और यार जल्दी करो जल्दी करो। वर्बल रीअश्योरेंस। ठीक है जी, मैंने एक और लिख दिया वर्बल रीअश्योरेंस, कि एक पेशेंट को आप वर्बली रीअश्योर भी करा सकते हो। चलो एनी हाउ इतनी बहुत है, और आप बाद में और ऐड करते रहना। सही है जी। अब आ जाते हैं डिपेंडेंट में नर्सिंग इंटरवेंशन की तरफ। नंबर 1, एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक। हाँ जी, हम एनाल्जेसिक अप्लाई करते हैं जो प्रेस्क्राइब्ड होती है। इसके अलावा एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक लगती है मोस्टली पेशेंट को, ताकि जो एंटीबायोटिक लगती है पेशेंट को ताकि वो जो है ना, क्या नाम है, कुछ की इन्फेक्शन ना हो बाद में। हाँ, उसके अलावा और क्या लगा सकते हैं? एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब्ड फ्लूइड्स। सही है जी, और एडमिनिस्टर कर सकते हैं फ्लूइड उसको ना। फ्लूइड एडमिनिस्टर करने की रीज़न ये होती है कि जी जी बिल्कुल, मैंने फ्लूइड्स लिख दिया है। फ्लूइड्स मैंने लिख दिया आपके सामने, और यहाँ पे फ्लूइड्स आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जनाब। अब आ जाते हैं कोलैबोरेटिव की तरफ। नंबर 1, लेज़र लिथोट्रिप्सी। ट्रिप्सी कैन बी प्लान्ड। ठीक है। या उसके बाद किडनी सर्जरी कैन बी प्लान्ड। ठीक है, तो ये आपकी तीनों तरह की मैंने इंटरवेंशंस आपको लिख के दिखा दी। जी बिल्कुल, पैनाडोल भी देते हैं, लेकिन अगर पेन बहुत थोड़ी हो। अगर पेन थोड़ी नहीं है तो फिर डेफिनेटली आपको मॉर्फिन, एल्बिन, इस तरह की चीज़ें लगानी पड़ती हैं। और इन सीवियर केसेस हमें लियोमेटासिन की तरफ भी जाना पड़ता है। किडनी की पेन बहुत सीवियर होती है तो मोस्टली वी गो फॉर एन एल्बिन और दीज सेडेटिव और ओपियोइड्स की तरफ हम जाते हैं। तो इसको भी आपने रैशनलाइज करना होता है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ट्रामाडोल और एल्बिन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और
कोलैबोरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशंस लिख दी हैं। आई होप आप लोगों को ये नज़र आ रही होंगी और ये समझ भी आ गई होगी। अब हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया, लिहाजा मैं फास्टली मूव करता हूँ एवेल्यूएशन की तरफ। अब एवेल्यूएशन के लिए, एवेल्यूएशन आपको पता है कि जो हमने केयर प्रोवाइड की है उसको हम एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, राइट। जो हमने केयर प्रोवाइड की होती है हम उसको बेसिकली एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, सही है। तो अब इसको हमने एवेल्यूएट कैसे करना है, तो एवेल्यूएशन के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा। अभी आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ जी, तो एवेल्यूएशन के लिए आप लोगों को अभी एक मैं ट्रिक बता दूंगा और वो ट्रिक आपके काम आएगा जी, समझ रहे हो? अच्छा जी, एवेल्यूएशन जो है, एवेल्यूएशन करते हुए बेसिकली आप क्या करते हो, आपका जो गोल है ना वो आपने फ्यूचर टेंस में लिखा था, आप अपने गोल को पास्ट टेंस में ले आते हो। अगर तो आपने गोल अचीव कर लिया है तो आप उसको पास्ट टेंस में ले आते हो कि हाँ जी, शॉर्ट टर्म गोल था एट द एंड ऑफ माई शिफ्ट पेशेंट्स पेन विल रिड्यूस फ्रॉम 8 to 10 टू 2/10 पेन स्केल। ठीक है, तो ये हमारा गोल था। तो अगर मैंने अपनी शिफ्ट के एंड पे मैंने ऑब्जर्व किया, एट द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ माय शिफ्ट, ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं ये मैंने वैल्यूएशन लिख दी। मोस्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें शॉर्ट टर्म गोल की ही करने को मिलती है। आप समझें कि जी एवेल्यूएशन, क्योंकि आप पेशेंट के पास एक बड़े ब्रीफ अरसा के लिए जाते हो, लेकिन अगर एक पेशेंट के साथ आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए काम कर रहे हो तो उसके आप दूसरे गोल्स की भी एवेल्यूएशन डेफिनेटली, जब पेशेंट की हॉस्पिटलाइजेशन एंड होती है तो उन गोल्स की भी एवेल्यूएशन कर सकते हो आप। ठीक है, तो सिंपली आपने क्या किया, आपने जो गोल, शॉर्ट टर्म गोल लिखा था यहाँ पे फ्यूचर टेंस के अंदर, आप उसको पास्ट टेंस के अंदर वहां पे लिख दोगे अगर आपने उस गोल को अचीव कर लिया है। ठीक है, समझ आ गई है कि हमने जो फ्यूचर टेंस के अंदर शॉर्ट टर्म गोल लिखा था उसको आप पास्ट टेंस के अंदर बना के एवेल्यूएशन में लिख दोगे अगर तो आपने उस गोल को अचीव कर लिया है। तो मैंने क्या कहा, ये मेरी सारी इंटरवेंशन जो थी ये कामयाब हुई। और क्या किया कि बाय द एंड ऑफ माई शिफ्ट पेशेंट वाज पेन patient's pain was reduced from 8 to 10 to 2/10 on पेन स्केल। गुड हो गया जी, समझ गए हैं? तो पेशेंट की कंडीशन जो है डेफिनेटली आपने अपने गोल के साथ कंपेयर करनी है। अगर तो आप पेशेंट की कंडीशन आपके गोल के मुताबिक इम्प्रूव हो गई है तो फिर आपने क्या करना है, इसको एज सच लिख देना है। ठीक है, और अगर नहीं होती तो डेफिनेटली आप लिखेंगे कि बाय द एंड ऑफ माई शिफ्ट पेशेंट्स पेन वाज नॉट रिड्यूस्ड फ्रॉम 8 to 10, या फिर पेशेंट्स पेन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 8 to 6। ठीक है, और आपने अपनी एनसीपी को रीएवैल्यूएट करना है और उसको रीअसेसमेंट की तरफ लेके जाना है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि नर्सिंग प्रोसेस जो है वो डेफिनेटली एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो आप अगेन असेसमेंट की तरफ चले जाते हो। जो नेक्स्ट शिफ्ट पे नर्स आएगी वो पेशेंट आपकी एवेल्यूएशन देखेगी, पेशेंट को वो रीअसेस करेगी और अपनी एक और एनसीपी बना डालेगी। सही है, तो आप लिखेंगे कि बाय द एंड ऑफ माई शिफ्ट पेशेंट जो है वो उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई थी। जी जी नुदरत, आपके मैसेज बिल्कुल मिल रहे हैं और उसी का मैंने जवाब दिया है कि अगर अचीव ना हुई हो तो क्या करना है आपने, तो पेशेंट की जो कंडीशन है डेफिनेटली वो आपने डिस्क्राइब कर देनी है अपनी एवेल्यूएशन के अंदर कि बाय द एंड ऑफ माय शिफ्ट पेशेंट्स पेन वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम इतने से इतने, या पेशेंट्स पेन वाज नॉट रिड्यूस्ड और वो उतनी की उतनी ही पेशेंट की पेन रही थी। आप उसको उसी तरह से वहां पे मेंशन कर देते हैं। यार ना करो, फिर से आवाज़ नहीं आ रही, क्या मसला हुआ है? आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आपका गोल मीट नहीं हुआ, बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख देते हो कि गोल नॉट मेट। लेकिन आप अगर डिटेल में लिखो तो डैट वुड बी बेस्ट, कि अगर आप डिटेल में लिखो कि हाँ जी गोल कितना मीट नहीं हुआ आपका, हाँ पेशेंट की कंडीशन क्या है वो आप फिर उसमें लिख देते हो, राइट। लेकिन जब भी आपने जो एनसीपीज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनानी है उसमें कोशिश करनी है कि आपके गोल जो हैं वो मीट हो गए हैं, इस तरह का आपने इंप्रेशन देना है। अदरवाइज आपसे फिर आप फिर जो है ना वो स्टडी पर्पजेज़ के लिए ऐसा करना है, अदरवाइज वो फिर जो है वो आप और ज़्यादा क्वेश्चनिंग में चले जाते हैं।
यार हबीब या फिर नीलम प्लीज़ ज़रा अटेंडेंस तो लगा लो, इनकी लास्ट 5 मिनट्स हैं। ठीक है, आप लोग इनकी अटेंडेंस ले लो, अटेंडेंस बोलना शुरू कर दो भाई। नीलम या हबीब आप लोग प्लीज़ अटेंडेंस लगा लो। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्लास को एंड करते हैं। आपके पास 3 मिनट हैं, जल्दी से अटेंडेंस बोल दें ताकि वो अटेंडेंस लेके मुझे उसकी जो एक पिक्चर है वो सेंड कर दें। आई होप आज का लेक्चर बड़ा प्रोडक्टिव रहा होगा, आप लोगों को ये सारा जो है अकॉर्डिंगली समझ आ गया होगा। हाँ, आप लोगों को सारा अकॉर्डिंगली समझ आ गया होगा। सो हबीब या फिर नीलम प्लीज़ अटेंडेंस ले लो इन लोगों की। हाँ, और फिर मुझे ज़रा सेंड कर देना, और मैं अभी 3 मिनट के अंदर आपका लेक्चर जो है फिर इसको ऑफ कर दूंगा अकॉर्डिंगली। चलें जी, ग्रेट हो गया अगर आपको समझ आ गई है। और अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं आप लोगों को प्लीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा जो है यूट्यूब के ऊपर जब ये अपलोड हो जाएगा, मुझे भी ज़रा लिंक इसका सेंड कर देना। ठीक है, और आप लोग भी इसे ज़रा अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा देख लेना। और नेक्स्ट आप लोगों को मैं हर वीक के अंदर 2 NCTs अपने पेशेंट्स के ऊपर बनाने के लिए असाइनमेंट भी देने जा रहा हूँ। चलिए आप लोग प्लीज़ अटेंडेंस लगा लें। ठीक है, और उसके बाद मैं थोड़ी देर में इसको फिर एंड करता हूँ। ठीक है, सो आई होप समझ आ गई होगी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़। अटेंडेंस हो जाए आप लोगों की, फिर इंशाल्लाह ताला मैं इसको एंड कर देता हूँ। जी, आई होप अटेंडेंस ले ली होगी नीलम आपने। अब मैं इसको ऑफ़ कर दूँ, ऑफ़ कर दूँ जी मैं इसे। हाँ जी, मैं इसे ऑफ़ कर दूँ।